Hello everyone, welcome to Numerical Funda. This is easiest way to learn numericals. This is part 2 of MCQ series for Management Accounting. We will practice 33 questions in this video. लखनऊ यूनिवर्सिटी के BBA के स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट 1 का ही पार्ट है. And for the information to the rest of the students, all the questions are framed from CVP analysis. CVP analysis means cost volume profit analysis. Let's start with the first question, and the question is cost volume profit analysis is a logical extension of CVP analysis. किसका logical extension या विस्तार है? हमारे पास options है standard costing, absorption costing, marginal costing, process costing, and the correct answer is marginal costing. किस लिए बेटा? Because marginal costing में हम ये concept देखते हैं कि हमें total cost को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सेग्रीगेट करके कैलकुलेट करना चाहिए. सेम काम हम सीवीपी एनालिसिस में करते हैं. हम टोटल कॉस्ट नहीं लेते हैं, हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग लेते हैं. तो इसीलिए इसका आंसर मार्जिनल कॉस्टिंग होगा. द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिफाइन द रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, बताता है? हमारे पास ऑप्शंस है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अब देख लेते हैं कैसे ऑल ऑफ द अबव आंसर है हमारा. सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटा एक फैक्टर अगर कम हो तो दूसरा बढ़े, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो एक कम हो जाए. दैट मीन्स जो दोनों फैक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे. अब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में बताई जा रही है? वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में. बिल्कुल सही है. वॉल्यूम मीन्स कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. जितनी ज्यादा यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही कॉस्ट हमारी कम होती चली जाती है. तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है. ऑप्शन नंबर बी देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट. ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा. जितनी कॉस्ट बढ़ेगी प्रॉफिट कम होगा, अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा. ऑप्शन नंबर सी देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट. ये भी ठीक है. पॉजिटिव रिलेशनशिप मींस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों फैक्टर्स. जितना जितना हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा. तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर है. द थर्ड क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीवीपी एनालिसिस के? हमारे पास ऑप्शंस है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड बीईपी. बीईपी मींस ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट प्लानिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. हम सीवीपी एनालिसिस के थ्रू ये तीनों ही काम करते हैं. प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी किया जाता है. इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा सीवीपी एनालिसिस के, जो अगर ऑप्शन में आए तो आपके लिए जानना जरूरी है. तो वो पॉइंट्स हैं, हम फ्लेक्सिबल बजट सेट कर सकते हैं सीवीपी एनालिसिस की हेल्प से. डिसीजंस ले सकते हैं कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना चाहिए. ओवरहेड कॉस्ट कहाँ कहाँ लगनी चाहिए ये एलोकेट कर सकते हैं. एंड अगर कोई कॉस्ट चेंज हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी भी एनालिसिस हम सीवीपी एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं. राइट अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन में आता है आपके पास तो आप वहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट रिलेशनशिप. ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सीवीपी एनालिसिस को किस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. देख लेते हैं वो इक्वेशन क्या होती है जिससे सीवीपी एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं.
प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स वॉल्यूम से माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ऑप्शंस है हमारे पास. देयर इज मिनिमम प्रॉफिट, देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट, देयर इज मिनिमम लॉस, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. हमने जितनी कॉस्ट इनकर की है उतना ही हम उससे इनकम कर पा रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Next question. Break even point is the point at which. Break even वो point है जहां पे हम क्या कर रहे हैं. Options देख लेते हैं. Total revenue is equal to the total cost. There is no profit, no loss. Contribution margin is equal to total fixed cost. All of the above. And the correct answer is all of the above. इसको समझने के लिए बेटा एक hypothetical example हम ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपके. हमने एक एग्जाम्पल लिया. सेल्स 10,000 है. सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं. लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट 5,000 है, तो हमारे पास बचता है कंट्रीब्यूशन. जब हम 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 5,000 का कंट्रीब्यूशन बचेगा. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की जाती है तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट. तो 5,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है 0. तो ये वो सिचुएशन है जहां पे हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है. तो अब पहले ऑप्शन को देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है. रेवेन्यू मीन्स होता है जो हमने सेल्स की है उससे हमें कितनी इनकम हो रही है. तो सेल्स यहाँ पे 10,000 है. अगर 10,000 की सेल्स हमने की है और 10,000 ही कॉस्ट हमने लगाई है तो 10,000 माइनस 10,000 दैट मीन्स हमको इनकम 0 है. तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है. सेकंड, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. ये तो ब्रेक इवन का मतलब ही है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है. थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. अब यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन 5,000 था एंड फिक्स कॉस्ट भी 5,000 थी. तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तभी हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा. तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है. आपको ये ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस हमने जो बनाया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा. ये सीवीपी एनालिसिस के लिए भी वर्क करता है और मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए भी वर्क करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस को कहाँ यूज किया जाता है. हमारे पास ऑप्शंस है. डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, calculation of profit at different level of sales, determination of sales to earn desired profit, all of the above. And the correct answer is all of the above. इन सारे ही कामों के लिए हमें ब्रेक इवन एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है. मीनिंग समझ लेते हैं इन ऑप्शंस की. ऑप्शन नंबर ए, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट बताना जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने में हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो. सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स. डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स का मतलब 10,000 अगर सेल की तो कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 यूनिट सेल की तो कितना प्रॉफिट होगा, लाइकवाइज 30,000 यूनिट सेल की तो कितना प्रॉफिट होगा. तो हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट. अब ये रिवर्स अकाउंटिंग यहाँ पे करेंगे. हमें डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब लाइक 50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल्स करनी होगी, 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल्स करनी होगी. तो इन तीनों का ही कैलकुलेशन हम ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ यूजेस हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, जो अगर ऑप्शन में आए तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, वहां से आप इसके यूजेस सेलेक्ट कर सकते हैं. तो वो एप्लीकेशंस और क्या क्या है. Fixation of new selling price at a particular break-even point, estimation of margin of safety, make or buy decisions, determination of optimum sales mix, decisions of change of capacity. तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए, ये भी ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BEP in rupees.
ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज में कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए ऑप्शंस हमारे पास है, कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब रुपीस में कैलकुलेट करना होता है बेटा तो फॉर्मूला यूज किया जाता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। तो फॉर्मूला बीईपी इन रुपीस का क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीईपी इन रुपीस। अगेन ब्रेक इवन पॉइंट को अगर रुपीस में कैलकुलेट करना हो तो सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स मल्टीप्लाइड 1 माइनस पीवी रेशियो, एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दो फॉर्मूले हो गए यहां से। बीईपी अगर रुपीस में कैलकुलेट करना हो तो एक तो आप यूज कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और दूसरा आप यूज करेंगे सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीईपी इन यूनिट्स, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले है हमारे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, बीईपी इन रुपीस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, A and C both, and the correct answer is A and C both। जब भी हमें बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना होगा तो यही दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर अगर हमने बीईपी इन रुपीस कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो उसको हम डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। The next question is, to obtain the break even point in units, total fixed cost are divided by। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे आप सही आंसर में क्लिक कर सकते हैं, और करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लास्ट क्वेश्चन इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टोटल कॉस्ट एंड बीईपी सेल्स, the difference between expected sales and variable cost, the difference between expected sales and BEP sales. The correct answer is option number B, the difference between actual total sales and BEP sales. Margin of safety क्या होता है, जितनी भी हमने actual total sales की है और जो BEP sales है, break even sales है, उन दोनों के बीच का difference कितना है। MOS can be calculated in, MOS means margin of safety। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स और बीईपी सेल्स का डिफरेंस। अब पूछा जा रहा है MOS आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है रुपीज, यूनिट्स, परसेंटेज फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। MOS को तीनों ही फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है, रुपीज में भी, यूनिट्स में भी और परसेंटेज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOS इन रुपीज। अब अगर MOS रुपीज में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस हैं सेल्स माइनस बीईपी, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। मैंने ऑप्शंस बेटा आपके लिए इसी तरीके से फ्रेम किए हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिल जाए। तो MOS अगर रुपीज में कैलकुलेट करना है तो हम दोनों ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स माइनस बीईपी करेंगे तो भी MOS मिल जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करेंगे तब भी हमें MOS मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। आपको ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOS इन यूनिट्स। अगर MOS यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स। Option number B, profit upon contribution per unit, both A and B, none of these. And the correct answer is both A and B.
जैसे हमने रुपीज में कैलकुलेट किया था, सेल्स रुपीज में माइनस की थी बीईपी इन रुपीज में, वैसे ही यूनिट्स में भी होगा। सेल्स की यूनिट्स अगर पता हो तो उसको बीईपी की यूनिट से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे, तब भी हमें एमओएस इन यूनिट्स मिल जाएगा। एमओएस इन परसेंटेज। अब एमओएस परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से करेंगे बेटा? लास्ट स्लाइड में हमने एमओएस रुपीस में कैलकुलेट करने के फॉर्मूले देखिए एंड यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले देखिए, दोनों के ही दो फॉर्मूले थे। अब परसेंटेज में देख लेते हैं एमओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल सेल्स इनटू 100, बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल सेल्स इनटू 100, total actual sales divided by margin of safety into 100, none of these। तो बेटा परसेंटेज में कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है एंड द करेक्ट आंसर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंट्रीब्यूशन? कौन सा स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन के लिए सही है? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, the excess of sales over its marginal cost which is available to cover fixed cost. It is also known as contribution margin and gross margin. All of the above. And the correct answer is all of the above. हमने previous questions में भी देखा था contribution किस तरीके से निकलता है। जब हम sales में से variable cost को minus करते हैं तो contribution आता है। तो option number A, difference between sales and variable cost, ये तो बहुत simple है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा। ऑप्शन नंबर बी, द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स अगर ज्यादा होगी वेरिएबल कॉस्ट से तो सिंपल है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके ही तो आप कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो जब सेल्स ज्यादा होगी तभी आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा, विच इज अवेलेबल टू फिक्स कॉस्ट, राइट। तो जो कंट्रीब्यूशन बचता है उसी में से तो हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो किस लिए अवेलेबल होता है? सो दैट हम फिक्स कॉस्ट को कवर अप कर पाए। ये ऑप्शन भी सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिर ग्रॉस मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीब्यूशन कैन हेल्प द मैनेजमेंट टू कैलकुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रीब्यूशन की हेल्प से क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती है? ऑप्शंस है, determination of selling price and break even point, selection of best option among various alternative of products, optimum product mix for maximizing profit and make or buy decision, all of the above। ये सारी ही चीजें बेटा कंट्रीब्यूशन की हेल्प से की जा सकती हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The term marginal cost can be used as a substitute of, मार्जिनल कॉस्ट को किसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे लिखा जाता है? ऑप्शंस हैं, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही एक चीज है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन कैन बी कंप्यूटेड। टोटल कंट्रीब्यूशन को किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? ऑप्शंस है हमारे पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के ये तीन फॉर्मूलेज हैं बेटा, इसको लर्न कर लीजिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तब भी कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। एंड थर्ड फॉर्मूला इज सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो से। तो इन तीनों ही फॉर्मूले के थ्रू कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैन बी कंप्यूटेड। अब अगर हमें टोटल कंट्रीब्यूशन ना कैलकुलेट करना हो, हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? ऑप्शंस है हमारे पास, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू पीवी रेशियो, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट, नन ऑफ दीज। सिंपल है बेटा, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर यूनिट निकालना है तो सारी चीजें हमारे पास पर यूनिट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में
सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट दी है, लेकिन अगर हम पीवी रेशियो निकालेंगे तो वो पर यूनिट नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी में सेलिंग प्राइस अगेन पर यूनिट दी है, पर फिक्स कॉस्ट दी है। फिक्स कॉस्ट किस में होती है? टोटल में होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नाउ इट्स टाइम फॉर सम न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यूज पैटर्न है बेटा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेल्स ₹1 लाख, पीवी रेशियो 20%, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन। सेल्स दी है आपको, पीवी रेशियो दिया और आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा है। ऑप्शंस आपके पास 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 के हैं, बट आप इसका आंसर तभी बता पाएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। कंट्रीब्यूशन का वो फॉर्मूला जहां पे सेल्स और पीवी रेशियो दोनों हो, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स हमें कितनी दी है? 1 लाख, पीवी रेशियो दिया है 20%, 1 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20,000। सो द करेक्ट आंसर इज 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट ₹50,000, profit 20,000, what will be the contribution if business faces loss of ₹10,000 in place of profit? क्वेश्चन समझिए, फिक्स कॉस्ट दी है आपको, प्रॉफिट दिया है, एंड देन पूछा है कि अगर प्रॉफिट की जगह आपको 10,000 का लॉस हो जाए तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन निकलेंगे बेटा, बिकॉज या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट के केस में भी कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा और लॉस के केस में भी निकालना पड़ेगा। ऑप्शंस यहाँ पे भी 4 है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट है 50,000 और प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 20,000, दोनों को प्लस कीजिए, कंट्रीब्यूशन आया 70,000। अब कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, अगर लॉस हुआ तो फिक्स कॉस्ट में से लॉस हमको माइनस करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट अगेन 50,000 की है, लॉस 10,000 का हो सकता है, तो 50,000 माइनस 10,000 40,000, तो दो कंट्रीब्यूशन है 70,000 एंड 40,000। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज, आपसे पूछ रहा है पीवी रेशियो क्या है? अ रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट, a ratio of contribution to total cost, a ratio of contribution to sales, both A and B। अब ये रेशियोज बताने के लिए आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो किसका रेशियो है? कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशियो है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। Next question is, profit volume ratio is generally expressed in terms of। पीवी रेशियो को हम जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास, रुपीज, यूनिट्स, परसेंटेज, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा रेशियो है तो किस में डिफाइन किया जाएगा? परसेंटेज में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, पीवी रेशियो को कैसे अच्छा किया जा सकता है? ऑप्शंस है हमारे पास, increasing the selling price per unit, reducing variable cost, changing the sales mix by switching the production of products showing higher PV ratio, all of the above। The correct answer is all of the above। समझ लेते हैं all of the above कैसे है बेटा। आपने पीवी रेशियो का फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में क्या देखा था? पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स अगर न्यूमरेटर में है बेटा, इतनी मैथ सबको आती है, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली रेशियो इंक्रीज करेगा। तो अगर सेल्स का प्राइस बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा। सेकेंड ऑप्शन, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उस केस में भी न्यूमरेटर बढ़ेगा, तब भी हमारा पीवी रेशियो इंक्रीज करेगा। Changing the sales mix by switching the production of products showing higher PV ratio। जो सेल्स मिक्स है, मतलब अगर हम 2-3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हम उनका कॉम्बिनेशन बनाएं जहां पे पीवी रेशियो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पे पीवी रेशियो ज्यादा है तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारा पीवी रेशियो इंक्रीज करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो? पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता करना है हमको. क्या क्या दिया है ऑप्शन देखते हैं. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही फॉर्मूलों के थ्रू बेटा पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करेंगे तो ये तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है ही है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल्स पर यूनिट, इट मींस टोटल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पर यूनिट में दी है. तो ये दोनों फॉर्मूले सही हैं. और तीसरा फॉर्मूला इसका है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. अब हमने पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द पीवी रेशियो इफ सेल्स इज ₹1 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट ₹80,000? आपसे पूछा जा रहा है पीवी रेशियो क्या होगा अगर सेल्स 1 लाख है एंड वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है. तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं. सॉल्व कर लेते हैं तभी ऑप्शंस में क्लिक कर पाएंगे. पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों दिया है बेटा यहाँ पे, तो कंट्रीब्यूशन को कैसे लिख सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अपॉन में आएगा सेल्स इनटू 100. वैल्यूज पुट कीजिए. सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, डिवाइडेड बाय सेल्स अगेन 1 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से. 1 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100. सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 20%. So the correct answer is option number C, 20%. Next question, what will be the PV ratio if sales is ₹1 lakh, fixed cost 30,000 and profit ₹20,000? अब आपसे PV रेशियो पूछा जा रहा है, पर इंफॉर्मेशन आपको कुछ डिफरेंट दी है. सेल्स दी है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है. तो अगेन पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. और कंट्रीब्यूशन दूसरे तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करके. तो फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पुट कीजिए 30,000, प्रॉफिट है 20,000, अपॉन सेल्स की वैल्यू है 1 लाख, इंटू करेंगे 100 से. सॉल्व करते हैं. 30,000 प्लस 20,000 50,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 लाख से इंटू 100. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 50%. अब जाते हैं थर्ड ऑप्शन में. व्हाट विल बी द पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹7? अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पर यूनिट के बेस पे दी है, एक यूनिट की इन्फॉर्मेशन दी है. तो सिंपल है, जैसे हम टोटल में कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही हम पर यूनिट में कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग पर यूनिट, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप इसको बोल सकते हैं, इनटू 100. सेलिंग प्राइस कितना है? ₹10. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100. 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो आंसर आएगा 30%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30%. What will be the PV ratio if variable cost 40%? अब यहाँ पे आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट या प्रॉफिट या फिर लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दी है और वो है 40%. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? फॉर्मूला लगेगा पीवी रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में है तो उसका मतलब रेशियो हमको अवेलेबल है. तो हमने फॉर्मूले में पुट की वैल्यूज 1 माइनस 40% मीन्स 40 अपॉन 100. सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं 100, बिकॉज 1 में से आप माइनस नहीं कर पाएंगे 40 अपॉन 100 को, तो एलसीएम लिया हमने 100. 1 जब हम एलसीएम लेते हैं तो अपॉन में 100 है तो न्यूमरेटर में भी 100 जाएगा. तो 1 इंटू 100 100 आ गया, माइनस 40, 100 माइनस 40 हो जाएगा आपका 60. तो 60 अपॉन 100 उसको कैसे लिख सकते हैं? 60%. तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 45%, 50, 55, 60. तो आंसर क्या आया आपका? 60%. सो द करेक्ट आंसर इज 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीईपी बाय इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट? अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. आपसे क्या पूछ रहा है? अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो बीईपी में क्या इफेक्ट आएगा, राइट?
आपके पास ऑप्शंस हैं बेटा, डिक्रीज, इंक्रीज, नो इफेक्ट, नन ऑफ दीज। सिंपल है, आपको बीईपी का अगर फॉर्मूला याद हो, बीईपी इन यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, तो बेटा अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा यूनिट्स का, तो दैट मीन्स जो बीईपी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे बात हो रही है अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो, तो बिल्कुल ऑब्वियस है बेटा, अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो बीईपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज ऐसे रिलेशनशिप चलती है, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर कम होगा। ये आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक है। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो बीईपी कैलकुलेट होगा वो कम होके आएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शंस जो हमारे पास हैं, डिक्रीज, इंक्रीज, नो इफेक्ट, नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज।